हाय दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने हूं एक न्यू मैंगा। उसका नाम है रेवरेंड इंसैनिटी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आदरणीय पागलपन। तो चलो शुरू करते हैं। मांगा की शुरुआत होती है और हमें एक बैटलफील्ड का भी दिखाया जाता है। हमारा मैन कैरेक्टर सेंटर में खड़ा है। तभी एक लड़की कहाती है, ओ बुरादी, डीमोन लॉर्ड, तुमने 300 साल पहले मेरी फैमिली को खत्म कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। आज हम स्वर्ग की तरफ से तुम्हारा इंसाफ करेंगे। तुमने बहुत बुरे काम किए हैं और स्प्रिंग ऑटम चिसादा को बनाने के लिए काफी लोगों को जान से मारा है। इसीलिए आज हम सर के दुर्द तुम्हें खत्म करेंगे। तुम्हारी राजेश में है कि हर मैन लो और स्प्रिंग ऑटम चिसादा हमें दे दो। हमारा मैन कैरेक्टर आगे बढ़ता है और कहता है, स्वर्ग की तरफ से मेरा नया करोगे? या तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी को मारकर उसका खजाना लूट। और फंग्युआन का आगे बढ़ाते ही सभी लोग पीछे हट जाते हैं। फिर फंग्युआन एक कविता कहता है, सच में लगता है कि शाम होते होते काले बाल सफेद हो जाते हैं, तब सफलता और असफलता का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये वसंत पतझड़ वाला सिकाडा समय को उलट देने वाला विष है। मैं जल्द ही मरने वाला हूं, इसलिए आप सब इसे स्वीकार कर सकते हैं। सभी लोगों से पाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह ब्लास्ट हो जाता है। पीछे से एक बंदा कहता है, बेवकूफो, ये नकली है, धिक्कार है। मौत के मुंह में खड़े होकर भी हमें धोखा दे रहा है। आइए मिलकर उसे नष्ट करें। तभी फंग्युआन कहता है, मैं फंग्युआन बुराई के मार्ग पर चलने का कभी पछतावा नहीं करता। मुझे आज के नतीजों का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए मैंने ये जहर बनाया। कभी कोई कहता है, जल्दी करो, उसे रोको। अरे नहीं, वो तो बसंत पतझड़ वाले टिड्डे का इस्तेमाल करने जा रहा है। फंग्युआन कहता है, यदि यह नवनिर्मित वसंत पतझड़ सिकाडा प्रभावी साबित होता है, मैं अपने अगले जीवन में भी एक दुष्ट स्वामी बनना चाहूंगा। और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कोई कहता है, अगर यह वसंत पतझड़ का टिड्डा वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है, यह दानव सभी जीवित प्राणियों के लिए खतरा पैदा करेगा। और हमें 5000 साल आगे ग्यूये फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है। अभी कोई कहता है, हे हमारे पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दें। हे हमारे पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दें। प्रार्थना करें कि इस ज्ञानोदय समारोह में कई प्रतिभाशाली युवा उपस्थित हों। कभी हमें ग्यूयेबो कबीले का मुखिया खाया जाता है, कबीले को नया खून और उम्मीद देने के लिए। तभी कभी कोई कहता है, समय कितनी तेजी से बीतता है। कल हमारे तीनों कुलों के लिए वार्षिक ज्ञानोदय समारोह फिर से आयोजित किया जाएगा। जी हां, पिछले कुछ वर्षों में बाई वंश और शियोंग वंश में कई प्रतिभाशाली लोग सामने आए हैं। हालांकि पिछले 3 वर्षों से हमारे ग्यूये कबीले में ग्रेड ए स्तर का एक भी युवा दिखाई नहीं दिया है। विशेषकर बाई कबीले की बाई निंगबिंग, उनकी प्रतिभा अद्भुत है। हम जैसे वरिष्ठ नागरिकों पर भी बहुत दबाव महसूस हो रहा है। उसे तीसरे दर्जे का कीट विष विशेषज्ञ बनने में केवल 2 साल लगे। युवा पीढ़ी में उनकी शैक्षणिक उपलब्धि उच्च है, लेकिन इस साल युवाओं के लिए स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। ओह, आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि एक परिवार में एक युवा प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है। वो 3 महीने की उम्र में बोल सकता था और 4 महीने की उम्र चल सकता था। मुझे भूख लगी है। वो 5 साल की उम्र में ही कविताएं याद कर सकता था और सुना सकता था, और उसके बड़े सपने हैं। सभी लोग, देर हो रही है। ग्यूये पैतृक हॉल, कृपया आज रात अच्छे से आराम करें, क्योंकि कल ज्ञानोदय समारोह है। मैं आपको पहले ही चेतावनी देना चाहता हूं। आप उस व्यक्ति के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन इसे सही और गरिमापूर्ण तरीके से करें। षड्यंत्र न रचें और कबीले की एकता को ठेस न पहुंचाएं। बुजुर्गों से अनुरोध है कि कृपया इस बात का ध्यान रखें। ये सही है। क्या तुम्हें नहीं दिखता, पीली नदी का पानी स्वर्ग से आता है? अच्छी कविता, तेज दिमाग वाला। उन्होंने हाल के वर्षों में ब्रिंगिंग इन द वाइन, ओड टू प्लम ब्लॉसम और रिवर साइड टाउन लिखी हैं। मैंने उनके बारे में सुना है। वो सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आमतौर पर ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे में असाधारण प्रतिभाएं होती हैं। अफसोस की बात है
कि उसके माता पिता का निधन जल्दी हो गया और उसे उसके चाचा और चाची ने गोद ले लिया। अगर उसे सही शिक्षा दी जाए तो वह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। फांग का परिवार। मुझे लगता है कि ये ग्युयुए फांग्युआन है। अगर इस होशियार बच्चे को बेहतरीन प्रतिभाओं के साथ परखा जाए तो वह निश्चित रूप से हमारे कबीले की उम्मीद बनेगा। मास्टर से जाने की इजाजत मांगते हैं। मास्टर कमरे के अंदर आते हैं और कहते हैं, अनंत क्रम में हरे भरे पेड़ पौधे, यही इस कुल के भविष्य की आशा है। तभी हमें किसी को उठाते हुए दिखाया जाता हुएवा हंस रहा है। वह खिड़की खोल के कहता है, गायुए किला? ये तो 500 साल पहले की बात है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा वाकई कारगर साबित हुआ। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा अभी अभी बनाया गया है। इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल होने की उम्मीद नहीं थी। वे मुझे मारना चाहते हैं। उनकी ये कैसी कोरी कल्पना है। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। जब तक मैं चलना चाहता हूं, सड़क मेरे नीचे है। भले ही सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़े तो क्या हुआ। और वो आगे कुछ कविताएं पढ़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चुनौती पर काबू पा लिया जाएगा। ब्रह्मांड की आत्मा बनने का जोखिम उठाते हुए भी मेरा हृदय अब भी आकाश की ओर देखता है। चाहे ये 1000 गुना कठिन हो, चाहे ये हर तरह से खतरनाक हो, मैं पहले से ही रास्ते पर हूं। मरने पर भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में समय की एक नदी है जो दुनिया के प्रवाह को सहारा देती है, और हमें वसंत पतझड़ के टिड्डों की शक्ति का उपयोग करके हम विपरीत दिशा में जा सकते हैं। और निर्वाण का पुनर्जन्म, किंवदंती तो किंवदंती ही होती है। पुनर्जन्म होगा या नहीं, ये अज्ञात है, और हमें समय की नाड़ी दिखाई जाती है। कास्ट देख रहा होता है। कुछ लोग कहते हैं बेचारा बच्चा, केवल 3 साल का, और उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये सच है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके चाचा उन्हें अपने पास रख लेंगे। दुर्भाग्य में यही सबसे अच्छी बात है। फैंग्युन कहता है, क्या यह समय की नदी से लिया गया स्मृति का एक अंश है? और उनके चाचा चाची कहते हैं, दुखी मत हो, तुम्हारे माता पिता ने कुल के लिए अपना बलिदान दिया, यही उनका सम्मान है। अब से आपके चाचा और चाची ही आपके परिवार होंगे। और ये दोनों एक बुरी स्माइल दे रहे होते हैं। अगले सर में हमें दिखाया जाता है उसका चाचा यूस मार रहा है। चाचा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना चुराने की? क्या तुम फिर से खाना चुराओगे हैं? चाचा जी, मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। वाह, भाई मुझे बचाओ। उसका बड़ा भाई कहता है, चाची कृपया चाचा जी रुक जाइए, मेरे छोटे भाई को पता है कि वो गलत है। लेकिन चाची तो बहुत बुरी स्माइल दे रही है। फैंग्युन पीछे खड़ा हो गया, तब देख रहा होता है रात को छोटा भाई रो रहा होता है। बड़ा भाई कहता है, धिक्कार है, ये तो हद ही पार कर गए। कैसा परिवार, ये तो हमारे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करते हैं। फैंग्युन कहता है, लगता है मुझे दूसरी दुनिया के ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहता है, हम इसे ऐसे ही जारी नहीं रख सकते। जीवन को आसान बनाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे मेरे प्रति अपना रवैया बदल लें। फैंग्युन रानी के साथ कहता है, दूसरी दुनिया? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? बड़ा भाई कहता है, क्या तुम नहीं देखते, पीली नदी का जल स्वर्ग से आता है और बिना वापसी के समुद्र की ओर बहता है। लोग तारीफ कर रहे होते हैं। तेज दिमाग वाला, अच्छी कविता। फैंग्युन कहता है, नहीं, ये कविता। चच्चा चाची कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम कविताएं लिखने गए थे? तुम्हें भूख लगी होगी। मास्टर फैंग्युन वापस आ गए हैं। आंटी ने तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्ट बनाया है। हमारा फैंग्युन बहुत बुद्धिमान है। हो सकता है कि परीक्षा में उसे ए ग्रेड की प्रतिभा मिली हो। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में उन्हें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। भाई इनके तो आओ, भाव ही बादल गए। बड़ा भाई कहता है, मैंने ये कविताएं नहीं लिखी और मेरा छोटा भाई मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करता था। मैं अपने इस बनावटी ठंडेपन के पीछे क्या छिपा रहा था?
मेरा रवैया मेरे दिल का मुखौटा है। माफ करना छोटे भाई, मैं केवल उदासीनता को ही मुखौटे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। फेंग युएन कहता है, मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति होने की सच्चाई छिपाने के लिए? मुझे अब याद आ गया। मैं मानव जगत का एक सामान्य छात्र था जो संयोगवश इस दुनिया में आए। मैं 300 वर्षों तक भटकता रहा, 200 वर्षों तक बिना किसी बाधा के दुनिया में घूमता रहा। 500 वर्ष लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह समय बहुत जल्दी बीत गया। और मैं इस दुनिया में क्यों आया था, यह बात मैं भूल चुका था। तथाकथित प्रतिभावान व्यक्ति वास्तव में एक परिपक्व और तर्कसंगत आत्मा मात्र था, और धरती से कुछ कविताएं और केवल ए ग्रेड की प्रतिभा को ही प्राथमिकता दे। असली प्रतिभा तो इसी की है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। फेंग युएन कहता है, यह किंवदंती सच है। हालांकि इस वसंत पतझड़ के टिड्डे के लिए यह दुख की बात है। मेरे साथ इस तरह का अच्छा वेनम पुनर्जन्म नहीं ले सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पिछले जीवन में बना सकता था, और मैं इसे इस जीवन में भी कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे अपने पिछले जीवन की यादें भी हैं। मैं पूरी तरह से वापसी कर सकता हूं। ज्ञानोदय भी संभव है। छोटा भाई दरवाजा खुलता है। भाई, रात हो चुकी है और ठंड भी है। तुम खिड़की के पास बारिश में क्यों खड़े हो? फेंग युएन कहता है, तुम हो फेंग जेंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फेंग जेन कहते हैं, नहीं, मुझे बारिश और हवा की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि आपने खिड़कियां बंद नहीं की थी। ज्ञानोदय समारोह कल है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी लग जाए भाई। तुम कुल की आशा हो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सबकी आशाओं का बोझ ढो रहा है। अगर इससे कल की परीक्षा पर असर पड़ता है, इसलिए मैंने चुपचाप अंदर आकर बात खत्म करने का सोचा। फेंग युएन कहता है, यह आवश्यक नहीं है, तुम जा सकते हो। फेंग जेन कहते हैं, तो फिर कल मिलते हैं भाई। फेंग युएन कहते हैं, वाह, क्या गजब का दिमाग है। मैं महज एक औसत दर्जे का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। वो सचमुच एक प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। क्या आप हैं गायू फेंग जेंग? मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है, मास्टर फेंग यांग, आप जाग रहे हैं? मैं आपका विनम्र सेवक आपकी सेवा करने आ रहा हूं। लड़की कहती है, युवा मास्टर, क्या आपको पता है, आज के ज्ञानोदय समारोह में आप ही सबके केंद्र बिंदु हैं। होता है कि कितने लोग मुझसे ईर्ष्या करते होंगे। फेंग युएन मैन में कहता है, शेन कुएर, क्या वो चाचा चाची का जासूस है तुम्हारी मां? नैनी शेन ने तुम्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचने में मदद करने के लिए बहुत सी बातें सिखाई। पिछले जन्म में तुमने मुझे मूर्ख बनाया था, और अब मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगा हूं। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मेरी प्रतिभा घटिया है, तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। बाहर से कोई मादे नौकरानी कहती है, आप यहां क्यों खड़े हैं? अंदर जाओ फेंग जेंग। नैनी शेन, युवा स्वामी, कुएर इससे अधिक मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। फेंग युएन कहता है, कोई जरूरत नहीं है। नौकरानी कहती है, युवा मास्टर। फेंग युएन कहता है, तुम जा सकते हो। नूरानी कहती है, हाँ, नौकरानी की मान कहती है। हाय युवा स्वामी फेंग युएन, क्या मेरी प्यारी ने आपकी सेवा अच्छे से की? फेंग युएन छोटा भाई पूछता है, क्या आप तैयार हैं? फेंग युएन कहता है, हाँ। तो चलिए चलते हैं। सभी लोग बाहर घूम रहे होते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं, देखो, ये तो फांग परिवार के जुड़वां बच्चे हैं। सामने खड़ी भावहीन सी दिखने वाली फेंग युएन है। वही फेंग युएन जिसने कविताएं लिखी थी। तो ये वही है जो अफवाहों की तरह ही पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट दिख रहा है। बिल्कुल सही। फेंग युएन के छोटे भाई का नाम क्या है? वो तो बस एक औसत दर्जे का व्यक्ति है, उसे नजरअंदाज करो। फेंग युएन कहता है, वास्तव में ये ऐसी स्थिति है जिसमें तेज हवाओं के कारण जंगल के फलते फूलते पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इतने सारे लोगों की ईर्ष्या का निशाना होने के कारण ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक औसत दर्जे की प्रतिभा के रूप में परखे जाने के बाद मुझ पर सभी ने हमला किया। मेरे चाचा और चाची ने हम दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करके हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की। छोटे मालिक, क्या हुआ?
कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे क्वीर की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन मेरे छोटे भाई को एक मोटे बूढ़े नौकर की जिम्मेदारी दे दी। मैं अपने पिछले जीवन में अनुभवहीन था और मेरा छोटा भाई बहुत मूर्ख और भोला था। इसलिए चाचा और चाची हम दोनों के बीच कलह पैदा करने में सफल रहे। हालांकि इस सिफेल में फांग जेंग को पूरी तरह से वश में किया जा सकता है और मेरी युवा नौकरानी क्वीर पूरी तरह से मेरी दया पर निर्भर है। चाचा चाची परिवार के मुखिया और बुजुर्ग के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूं सिट्रोनेला हिल के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन क्या वे इसके हकदार हैं? वे समय की विशाल नदी में तैरते हुए छोटे छोटे कणों के समान हैं। वे इन लोगों के खिलाफ साजिश रचते हुए अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, अगर कोई मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे 10 बार मौत की सजा दूंगा। अभी सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। टीचर कहते हैं, अच्छा, सभी समय के पाबंद हैं। आज ज्ञानोदय समारोह है, जो आप सभी के जीवन का एक महान मोड़ है। स्कूल के बड़े छात्र गुयुए शिबिना किसी देरी के अभी मेरा अनुसरण करें। सारे बच्चे कहते हैं, वाह, पिक्चर आगे कहते हैं। ये एक भूमिगत कार्स्ट गुफा है। सैकड़ों साल पहले हम गुयुए कबीले के लोग मध्य मुख्य भूमि से दक्षिणी सीमा की ओर चले आए और इस सिट्रोनेला पहाड़ी पर बस गए। ये सब इस आध्यात्मिक स्रोत के कारण। हैया झरना गुयुए किले की नींव है। ये झील भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का उत्पादन कर सकती है, जो खेती में सहायता के लिए असीमित संसाधन प्रदान करती है और कीट विष विशेषज्ञ बनने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप सभी को यह बात याद रखनी चाहिए। आप कहीं भी हों, संसाधन ही सबसे महत्वपूर्ण है। रुकना। सारे बच्चे जवाब यूज देखते हैं और कहते हैं, बहुत खूब। यहां थे साधना का आरंभिक बिंदु, ज्ञानोदय का स्थान। ये ऑर्किड फूलों का सागर है। ये खूबसूरत है। लोग गुफा में होते हैं, कोई कहता है थॉटफुल। यह ऑर्किड का फूल अधिकांश विषैले कीड़ों का भोजन है। फूलों का यह सागर कबीले का सबसे बड़ा कृषि केंद्र भी है। सरप्राइज्ड, बहुत सुंदर। यह तो वाकई बहुत सुंदर है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। टीचर कहते हैं, क्लियर्स थ्रोट, मैं तुम्हारे नाम पुकारूंगा। जिन्हें पुकारा जाए वे नदी पार करके दूसरी ओर चले जाएं। जितना हो सके उतना आगे बढ़ो, जितना दूर उतना अच्छा। क्या आपको समझ आ गया? बच्चे कहते हैं, एंथ्यूसियास्टिक। हाँ। टीचर कहते हैं, पहला नाम है गुयुए चेंगबो। हाँ। बच्चा आगे बढ़ते हुए दार रहा होता है। बच्चा कहता है, स्ट्रेनिंग, प्रतिरोध इतना मजबूत है मानो कोई दीवार हो। फ्रस्ट्रेटेड, मैं नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कर सकता। क्या यह अंत है? डिटरमाइंड, मैं एक कदम भी नहीं हिल सकता। अब दबाव कम है और मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कीटों के जहर का उस्ताद बनूंगा। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। 1 कदम, 2 कदम। मैं अपना पूरा जीवन एक साधारण व्यक्ति बनकर नहीं बिताना चाहता, जो अपने जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हो, भले ही वह सबसे निम्न स्तर की प्रतिभा हो, भले ही वह सबसे निम्न स्तर का कीट विष विशेषज्ञ बनना हो। हे भगवान, कृपया मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे एक मौका दो। गुयुए चेंबो 3 कदम बिना किसी प्रतिभा के कीट विष विशेषज्ञ बन गया। क्लियर्स थ्रोट। अगला गायू जॉक्सी। हाँ, अगला गुयुए जाओक्सी, 1 कदम बिना कीड़े के जहर के मास्टर प्रतिभा। टीचर नेक्स्ट पार्टिसिपेट पायलट है गायू मोब और आगे आ जाता है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हो है। अमेज्ड, बहुत खूब। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, 36 कदम। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। बधाई हो एल्डर मोचेन, बधाई हो। लाफिंग, हाँ हाँ हाँ, कैसा है चिलियन? मेरा पोता बुरा नहीं है। एक्सहेल्स शार्पली, हम्फ। टीचर कहते हैं, वाह वाह, सेकंड क्लास टैलेंट। गायू मोब आओ और मुझे अपना स्पिरिट टैलेंट दिखाओ। हम गायू मोब स्प्राइट को देखने की शक्ति 66%। चलो बुलाओ अगला। आओ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, क्यूरियस, आखिर यह प्रतिभा क्या है? बड़े बुजुर्ग इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक्सप्लेनिंग, अरे क्या तुम्हारे माता पिता ने तुमसे इस बारे में बात नहीं की थी? मेरे पिता ने मुझे बताया था कि प्रतिभा को ऊपर से नीचे तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 10 से नीचे की श्रेणियों में कोई प्रतिभा नहीं होती। 10 से 20 चरणों के बीच की दूरी को चौथी श्रेणी माना जाता है। यदि चौथी श्रेणी का कोई व्यक्ति लगभग 2 से 3 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो वह वरिष्ठ प्रथम श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ बन सकता है और कबीले का आधारशिला बन सकता है। 20 से 30 चरणों को तीसरी श्रेणी की प्रतिभा माना जाता है। यदि कोई लगभग 2 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो वह द्वितीय श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ और कबीले का स्तंभ बन जाएगा। 30 से 40 चरणों तक का ज्ञान द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा है।
6 से 7 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा तृतीय श्रेणी के कीट विष विशेषज्ञ बन जाएगी। असल में भविष्य में इस तरह के लोग ही कुल के सबसे बड़े नायक बनेंगे। 40 से 50 कदम प्रथम श्रेणी की प्रतिभा माने जाते हैं। कबीले के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात होगी यदि एक भी प्रथम श्रेणी की प्रतिभा प्रकट हो जाए। सैड, हालांकि 10 में से 5 लोगों में बिल्कुल भी प्रतिभा नहीं होती है। एक्साइटेड, बहुत खूब। सभी अच्छी चीजें सबसे पहले उसी को मिलेंगी। लगभग 10 वर्षों में वह चौथे दर्जे का कीट विष विशेषज्ञ बन जाएगा और तब तक वह कबीले के मुखिया के पद के लिए दावेदारी करने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम जैसे लोगों में प्रतिभा हो तो यह काफी अच्छी बात है। कुछ बेड लॉग बात कर रहे होते हैं। साइंस, अफसोस 1 घंटे से अधिक समय हो गया है, फिर भी कोई अन्य साधारण प्रतिभा सामने नहीं आई है। उनमें से आधे से अधिक प्रतिभाहीन हैं। गुरुए कबीले की युवा पीढ़ी की हालत बदतर होती जा रही है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारी वंश परंपरा पहले जितनी शुद्ध नहीं रही। इसके अलावा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चौथे दर्जे का उस्ताद नहीं रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा होगा। के अलावा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चौथे दर्जे का उस्ताद नहीं रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा होगा। चौथी पीढ़ी के कुल प्रमुख एकमात्र 5वीं श्रेणी के कीट विष विशेषज्ञ थे। अफसोस की बात है कि उनका कम उम्र में ही निधन हो गया और वे कोई संतान नहीं छोड़ गए। धिक्कार है उस शराबी यात्री पर, शराब पीकर सफर करने वाला, है ना। अगला, गायू चिचेंग। हाँ चिलियन, यह तुम्हारा है, मुझे पता है। 36 चरण, बहुत खूब। एक और सेकंड ग्रेड जादूगर गायू चिचेंग कहता, हा हा हा। 36 कदम, ये भी 36 कदम ही हैं। आपके कदमों से कम नहीं। फंग्युयन कहता है, गायू चिचेंग, हमारे मोबेई के कदम तुम्हारे कदमों से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत हैं। बकवास। इसमें 66% स्पिरिट सी भी है। फिर भी तुम ज्यादा ताकतवर क्यों हो। मुझे याद आया कि उसने ज्ञान प्राप्ति समारोह में धोखाधड़ी की थी और कबीले द्वारा उसे कड़ी सजा दी गई थी। सच तो यह है कि उसमें केवल तीसरे दर्जे की प्रतिभा थी, लेकिन उसके दादा गुलुए चिलियन ने उसके लिए धोखा किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे दूसरे दर्जे की प्रतिभा मिली। गुलुए चिलियन और गुलुए मोचेन एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये दोनों बुजुर्ग कबीले में सबसे अधिक प्रभावशाली भी हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उसे अपने पोते में असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता है। गुलुए चिचेंग पीठ पीछे से सच्चाई छुपाने में सफल रहा। मेरी यादों में अगर वह दुर्घटना न हुई होती तो सच्चाई सामने न आती। तो मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? टीचर कहते हैं। अगला, गाइए फंगयुआन, आखिरकार वो समय आ ही गया। वह आ रहा है, वह आ रहा है। फंगयुआन। अब फंगयुआन की बारी है। वे युवा जिनमें प्रथम श्रेणी की प्रतिभा होने की सबसे अधिक संभावना है। भाई फंगयुआन कहता है, यह और भी अद्भुत होता जा रहा है। यह अत्यधिक दबाव पुष्प सागर के भीतर स्थित आध्यात्मिक स्रोत से आया था और जब यह दबाव असहनीय हो जाता है तो जहर प्रकट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक स्रोत से उत्पन्न जीवन शक्ति बहुत समृद्ध और प्रचुर होती है, जिससे दबाव बनता है। इसका नाम है आशा का विष। हर रोशनी एक जहर है। वे एक बहुत पुरानी किंवदंती से आए हैं। शुरुआत में जहाँ की भूमि निर्जन थी, वहाँ जंगली जानवर घूमते थे। रेनजू नाम का एक आदमी प्रकट हुआ। वह कच्चा मांस खाता था और उसका जीवन कठिन था। विशेषकर दिलेमा नाम के कुछ जानवर हमेशा उसे खाने की कोशिश करते रहते थे। रेनजू कहता है, पास मत आओ, कोई मेरी मदद करो, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। TBHI वाह जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वाहन अचानक से रोशनी आ जाती है। रेनजू कहता है, या क्या है? रोशनी जवाब देती है, हे मनुष्य, हम तुम्हारी पुकार का जवाब देने आए हैं। यदि आप आज से अपना जीवन हमारी आराधना में व्यतीत करेंगे, हम इस संकट से उबरने में आपकी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपनी जवानी सबसे बड़े देवता की पूजा में लगाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। मुझे लगता है कि मैं शक्ति से परिपूर्ण हूँ। उस शक्ति के मिलने से रेनजू का जीवन बदल गया। उसने बहादुरी और निर्दयता से लड़ाई लड़ी, कई दुविधाओं पर विजय प्राप्त की और उसके पास भोजन के स्थिर स्रोत थे।
लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य लाभ और आत्मविकास भी आवश्यक हैं। और दुविधा नामक जानवरों के समूह के लिए उसकी ताकत अकेले ही काफी नहीं थी। कुछ कष्टदायक विचार विमर्श के बाद रेनजू ने अपने मध्य आयु के समृद्ध वर्षों को 3 सबसे सुंदर विषैले कीड़ों की पूजा करने के लिए त्यागने का निर्णय लिया, जैसी आपकी इच्छा। और इस प्रकार दूसरे विष ने उसे ज्ञान प्रदान किया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके। रेनजू बूढ़ा होता चला गया। इस बार बहुत सारी दुविधाएं हैं और यह एक बड़ी मुसीबत है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही वे मेरे बनाए जाल में फंसेंगे वे सब एक साथ मारे जाएंगे, या बोलते हुए वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। कि मनुष्य तुम तो पहले से ही बूढ़े हो चुके हो, हमें और क्या दे सकते हो? अब हमारे पास पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रुको, अगर मैं इस संकट से उबर जाऊं तो तुम कभी भी जा सकते हो। नहीं, अगर तुम अभी चले जाओगे तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? यह बोलकर वह उसकी ताकत छीन लेते हैं। सारे जानवर उसके ऊपर हमला करने आ चुके होते थी। बुद्धा कहता है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी का अंत इस तरह होगा। यह तो सबसे छोटा जहर है। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैं मर रहा हूँ, अभी चले जाओ। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। रोशनी कहती है, मनुष्य मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूंगा। बुद्धा कहता है, हाँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास अब क्या बचा है? सत्ता का जहर और ज्ञान का जहर मुझे छोड़कर जा चुका है और अब मेरे पास केवल बुढ़ापा ही बचा है। यदि मैं बुढ़ापे में आपकी पूजा करूं तो क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं तुरंत नहीं मरूंगा। मैं और अधिक जीना चाहता हूं, भले ही वह 1 सेकंड ही क्यों न हो। तो अब चले जाओ, मेरे पास तुम्हारी पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रोशनी कहती, उन 3 विषैले कीड़ों में से मेरी विनती सबसे छोटी है। हे मनुष्य, तुम्हें बस मुझे अपना हृदय देना होगा और यह सब कुछ है। बुद्धा कहता, दिल? तब मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। लेकिन वेनम, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस विकट परिस्थिति में भले ही सत्ता का विष और ज्ञान का विष मुझ पर लौट आए, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ओह नहीं, यह तो आशा का विष है। पीछे हटना। उस क्षण से उसे पता चल गया था कि दुविधा की स्थिति में आपको HBR उपन्यास को अपना दिल दे देना चाहिए। हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फंग्युयन 20 कदम चल चुका है और वह कहता है, क्या यह अंत है? टीचर कहते हैं, यहाँ आशा के जहर की मात्रा सचमुच बहुत कम प्रतीत होती है। हाँ, यह निश्चित रूप से वह नहीं है जिसकी आप प्रथम श्रेणी की गुणवत्ता से अपेक्षा करेंगे। फंग्युयन कहता है, एक उत्कृष्ट प्रतिभा द्वारा उठाए गए कदम 40 से 50 कदम होते हैं, लेकिन मैं अभी तक केवल 23 कदम ही चल पाया हूं। और तभी फंग्युयन के पेट में अचानक से कुछ चमक रहा होता है। फंग्युयन कहता है, ज्ञान प्राप्ति पूर्ण हुई तो यही है अनंत काल की आशा। यह आध्यात्मिक क्षेत्र अद्वितीय है। शरीर के भीतर स्थित होने के बावजूद यह कभी भी प्राणिक अंगों के साथ एक ही स्थान साझा नहीं करता। इसे असीम रूप से विशाल, लेकिन साथ ही साथ असीम रूप से लघु भी कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे बैंगनी हवेली कहते हैं, कुछ इसे हुआ झील कहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसे समुद्री आत्मा का आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं। प्रकाश की यह परत आशा के उस पूर्व विष से एकत्रित हुई थी जो विस्फोट के कारण नष्ट हो गया था। प्रकाश की इस परत ने ही आध्यात्मिक क्षेत्र को बिखरने से बचाया था। आध्यात्मिक क्षेत्र के मध्य में आध्यात्मिक सागर स्थित है। केवल प्रथम श्रेणी का कीट विष विशेषज्ञ ही कांस्य स्तर की आध्यात्मिक शक्ति से इसे संघनित कर सकता है और इसे कांस्य सागर के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के पानी की हर बूंद में आध्यात्मिक शक्तियां समाहित हैं।
यह मेरे शरीर में समाहित ऊर्जा और आत्मा के सार का प्रतिनिधित्व करती है और उन 15 वर्षों में संचित जीवन क्षमता को दर्शाती है। विषैले कीड़ों का उस्ताद होने का सीधा सा मतलब है आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके विषैले कीड़ों को तेजी से मारना, जिसका अर्थ है इसी क्षण से मैं आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी का वेनम मास्टर हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, मैं यह एक कदम भी आगे बढ़ाने में असमर्थ हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले पोस्ट में था। टीचर कहाते अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। तभी फंग्युयन पीछे मुड़कर वापस आने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते। फंग्युआन ने सिर्फ 27 कदम ही चले हैं, बच्चा कह रहे होते। मुझे समझ आ गया, उसमें तो सिर्फ तीसरे दर्जे की प्रतिभा है। वह कैसे संभव है? वह इतना प्रतिभाशाली था, फिर भी वह केवल तृतीय श्रेणी का छात्र है। फंग्युयन का छोटा भाई कैसा है? यह सच नहीं हो सकता। भाई लोग कहाते हैं, छोड़ो भी, वो तो बस तीसरे दर्जे का छात्र है। अफसोस वास्तविक है बड़े कबीले क्या ऐसा हो सकता है कि मूल्यांकन में ही कुछ गड़बड़ हो? असंभव। यह मूल्यांकन 100% सटीक है। साथ ही यह हमारी निगरानी में हो रहा है और कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं कर सकता। लेकिन उनके पिछले सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रतिभा को देखते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? जिन युवाओं के पास अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, वे निश्चित रूप से असाधारण गुण प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि बुद्धि, समझ, स्मृति शक्ति, चपलता आदि। फिर भी ये विशेषताएं उच्च प्रतिभा की गारंटी नहीं देती। अंततः यह सब मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों पर निर्भर करता है। जितनी अधिक आशा करोगे, उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। पीढ़ी दर पीढ़ी बीतने के साथ साथ गुयुए वंश कमजोर होता चला गया है। बच्चे कह रहे होते हैं, हा। तीसरे दर्जे का जीनियस कचरा, यह अविश्वसनीय है। फंग्युयन की अंतरात्मा कह रही होती, क्यों ये सच नहीं हो सकता है ना? मेरी प्रतिभा तो सिर्फ तृतीय श्रेणी की ही नहीं हो सकती। जरूर कुछ गड़बड़ है। समय यात्रा करने के बाद मुझे अपने वर्तमान ज्ञान का उपयोग करके इससे कहीं आगे जाने में सक्षम होना चाहिए था और सर्वोच्च प्रतिभा प्राप्त कर सकता था। मैं अजय बन सकता था और अमरता की एक नई यात्रा शुरू कर सकता था। लेकिन सब कुछ इस तरह कैसे हो गया? बच्चे और लोग कह रहे होते हैं, यह सच नहीं है। वो तो खुद को जीनियस तक कहता है। यह सब फर्जी है। मुझ पर निशाना मत साधो। क्या मजाक? वह एकदम निकम्मा है। फंग्युयन की अंतरात्मा कहता है, आप सब मेरी तरफ देखना बंद करो। मुझे खेद है भाई, घृणा करता हूं मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे इससे नफरत है। मैं उस ईश्वर से घृणा करता हूं क्योंकि वह अन्यायपूर्ण है। मैं उस परिवार से घृणा करता हूं जिसमें कोई सहानुभूति नहीं है। अब इस पल से मैं अपने कबीले के सदस्यों और अपने छोटे भाई का सामना कैसे करूंगी? असली फंग्युयन कहता है, बस जाने दो। बहरहाल तमाशबीन तो बस तमाशबीन ही होते हैं। एक दिन वे आपके जीवन से उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे धूल हवा में उड़ जाती है। एक अद्भुत जीवन वही है जिसमें साकार करने के लिए कोई सपना हो। जहां तक कुल के सदस्यों, परिवार की बात है, उनका क्या महत्व है? फंग्युयन की अंतरात्मा कहती है, जो व्यक्ति दूसरों की दयालुता का प्रतिफल देना नहीं जानता, वह खुद को इंसान कैसे कह सकता है? तुम बुराई का रास्ता अपना रहे हो, यह सही नहीं है। फंग्युयन कहता है, बुराई का रास्ता है, मैं समय की इस असीम नदी में संघर्ष करती हुई एक मछली मात्र हूं, लेकिन मैं वो मछली बनूंगा जो धारा के विपरीत तैरती है। फंग्युयन हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पीछे उसकी आत्मा गायब हो जाती है। टीचर कहाते हैं, अगला गायू फैंगजेन। क्या? हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ। सभी लोग हंस रहे होते हैं। टीचर कहाते हैं, हम फांग परिवार के भाई भी उतने ही कमजोर हैं
गायू फेंगझेंग कहते हैं, इस बार मैं फिर से खुद को शर्मिंदा करने वाला हूँ। फेंगयुएन उसे पकड़कर कहता है, आपके सामने जो मार्ग है यह दिलचस्प होगा। गायू फेंगझेंग कहते हैं, क्यों? भाई को तीसरी श्रेणी की प्रतिभा मिलने के बावजूद वह इतना शांत कैसे रह सकता है? भाई भी सिर्फ तीसरे दर्जे की प्रतिभा का धनी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, यूज पुरानी यादें रही होती फांग परिवार में उसके जैसे प्रतिभाशाली बच्चे के होने से हमारा भविष्य उज्जवल ही होगा। फेंगझेंग, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, बस उसे देखो। हाँ, हालांकि वह अपने भाई जैसा दिखता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता उसके भाई के बराबर नहीं है। फेंगझेंग इतना मूर्ख है कि वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। फेंगझेंग, बाहर जाकर खुद को शर्मिंदा करने के बजाय घर पर ही रहना बेहतर है। जुड़वा बच्चे एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? भाई को हमेशा चाची और चाचा से ज्यादा प्यार मिलता था, और यह बात सब जानते हैं क्योंकि वह प्रतिभाशाली है और कबीले की उम्मीद है। और मैं तो बस एक छोटा सा कंकड़ हूँ जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वह व्यक्ति कौन है? अरे वो तो फेंगयुआन का छोटा भाई है। हाँ, फेंगयुआन का छोटा भाई कितना हास्यास्पद है। वे मेरा नाम तक नहीं जानते। क्या हुआ फेंगझेंग? क्या तुम्हें किसी ने तंग किया? बड़े भाई, आपकी मौजूदगी में मुझे धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? अच्छा, तो बिल्कुल सही। बिग ब्रदर के यहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। वह जन्म से ही खास था। चूंकि मैं खास नहीं थी, इसलिए मुझे इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। जैन कहते हैं, वह जन्म से ही खास था। चूंकि मैं खास नहीं थी, इसलिए मुझे इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। तभी चाचा कहते, आपकी पिछली नौकरानियां आपसे थोड़ी ज्यादा उम्र की लगती थीं। मेरे प्यारे भतीजे, ये आपकी नई नौकरानी है जिसे मैंने आपके लिए नियुक्त किया है। आप उसे एल क्यूटर स्टोरीज एज कह सकते हैं। नमस्कार युवा स्वामी, जहां तक आपकी बात है, फेंगझेंग चाचा जी ने देखा कि आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको किसी और से परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फेंगयुएन के चाचा चाची कहते, अरे मैं तुम्हें यह बता दूं, वह फेंगयुआन भविष्य में एक प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता है। हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बेशक मुझे इसके बारे में पता है। जब वह समय आएगा तो वह हमारे कबीले की आशा बन जाएगा। वो फेंगयुआन जुड़वा होने के बावजूद थोड़ा औसत दर्जे का लगता है। फेंगयुआन जितना आधा भी बुद्धिमान होना काफी होगा। हम बड़े होने पर उस बच्चे का वैसे भी कोई खास उपयोग नहीं होगा। ज्ञानोदय समारोह के बाद क्यों नहीं चलो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं? फेंगझेंग कहते हैं, क्यों? जब मेरे साथ अलग व्यवहार किया जाता था तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन मुझे सामान्य जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे एक सामान्य इंसान की तरह जीने का अधिकार भी क्यों नहीं है? सामान्य होने में क्या बुराई है? एक जैसे दिखने में क्या बुराई है? नहीं, यह सही नहीं है। यह सब भाई की गलती है। अगर वह कभी अस्तित्व में ही न होता तो मेरी तुलना उससे कभी नहीं की जाती। अगर वह कभी अस्तित्व में ही न होता तो मैं एक साधारण जीवन जी सकता था। अगर उसका अस्तित्व ही न होता तो फेंगझेंग वही इकलौती है जो मेरा नाम पुकारने को तैयार है। तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपनी आत्मा खो दी हो। कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे साथियों में से आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे साथ इतनी दयालुता से पेश आते हैं। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? बेवकूफ, आप इतनी बेबाकी से किसी लड़की से इस तरह का सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपका भाई बेहद प्रतिभाशाली है और इस बात की पूरी संभावना है कि वह एक उत्कृष्ट प्रतिभा का धनी बनेगा, लेकिन उसका स्वभाव इतना ठंडा है कि उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है।
इसके बजाय मुझे लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे जैसे गर्मजोशी वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं और तुम, हम दोनों ही दयनीय लोग हैं जिन्हें नियति ने सताया है। एफआईआर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है, क्या तुम समझ रहे हो? युवा स्वामी, आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। आप इस वर्ष के ज्ञानोदय समारोह में निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। मास्टर, कोई और कुछ नहीं मांगेगा। मैं जीवन भर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने में संतुष्ट रहूंगा। हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फंगजिंग कहते हैं, तुम जानते थे कि मैं अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, फिर भी तुम मुझे ये सारी झूठी उम्मीदें दे रहे हो। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अब तो मैंने अपना रहने का ठिकाना भी खो दिया है। मैंने तो अपने जीवन की आखिरी उम्मीद और रोशनी भी खो दी है। मैं इतना कमजोर क्यों हूं कि मैं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता? यह सब फांग्युआन की वजह से हुआ है। ज्ञानोदय समारोह के बाद मेरा इंतजार सिर्फ एक अथाह गर्हा कर रहा है। वह मेरे ऊपर रखे पहाड़ की तरह है और मैं उसके सामने कभी टिक नहीं सकती। मैं भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं भी दूसरों द्वारा परवाह किया जाना चाहता हूं। फांग्युआन सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि उसका एक भाई है जिसके बारे मैंने कभी सुना भी नहीं। फांग्युआन सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं अब और अकेले अंधेरे में छिपना नहीं चाहता। क्यों पापा माँ, अगर आप दोनों अभी भी जीवित होते तो क्या सब कुछ अलग तरह से घटित होता? हाय भगवान, हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सभी लोग हैरान होते। मैं यह सब बदलना चाहता हूं। ये क्या है? 43 कदम। वह एक असाधारण प्रतिभा है। किसने सोचा होगा कि हमेशा चुप रहने वाला निकम्मा छोटा भाई एक असाधारण प्रतिभा का धनी निकलेगा? भगवान, ये कैसे संभव है? फंगजिंग कहते हैं, फांग परिवार मूल रूप से ची वंश से था। बस बहुत हो गया। फांगझेंग का पालन पोषण हमारे कुल के मुखिया द्वारा किया जाएगा। जो कोई भी इसका विरोध करेगा उसे मुझसे, गुयुएबो से, मुकाबला करना होगा। पापा माँ, भगवान ने आखिरकार मेरी मनोकामना पूरी कर दी भाई। अब से सब कुछ बदल जाएगा। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि असली जीनियस कौन है। अब तुम वो पहाड़ नहीं हो जो मुझे नष्ट कर देता था। और अब मुझे फांग्युआन का छोटा भाई नहीं कहा जाता। जिस व्यक्ति ने मुझ पर हंसा, मैं उसे इसका सबक सिखाऊंगा। आज से यह प्रतिज्ञा करता हूं। गायु फेंगजिंग। हमें पास का सीन दिखाया जाता है। टीचर कहते हैं, एक सप्ताह बाद मनुष्य सभी जीवित प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी है और विषैले कीड़े स्वर्ग और पृथ्वी का सार है। इस दुनिया में हजारों लाखों विषैले कीड़ों की प्रजातियां मौजूद थीं। वे अपनी प्रजाति के आधार पर विभिन्न आकृतियों और आकारों में पाए जा सकते हैं और उनकी बहुतायत हो सकती है। उनके आवास कहीं भी पाए जा सकते हैं। यह मिट्टी में, घास में और शायद किसी जानवर के शरीर के अंदर भी रहता है। चाहे आकाश के जीव हों या जमीनी जानवर, या पृथ्वी पर कीड़े और पौधे, कीमती रत्न और पत्थर और यहाँ तक कि अमर भी। वैसे भी विषैले कीड़े पृथ्वी पर अब तक मौजूद सभी राजसी और अद्वितीय जीवन रूपों का सार है। जैसे जैसे हम मनुष्य धीरे धीरे विकसित होते गए, हमारे पूर्वजों ने अंतः विषैले कीड़ों के अस्तित्व और रहस्यों की खोज की। और उस ज्ञानोदय समारोह में, जिसमें आप सभी ने एक सप्ताह पहले भाग लिया था, आप सभी ने सफलतापूर्वक अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को उजागर किया और अपने भीतर आध्यात्मिक सागर को संघनित किया। अब आप खुद को प्रथम श्रेणी के विषैले कीड़ों का उस्ताद कह सकते हैं। यह एक उजागर आध्यात्मिक क्षेत्र है। यह हमारे शरीर से हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग विषैले कीड़े को पोषण देने, परिष्कृत करने और विभिन्न उपयोगों के लिए उस पर नियंत्रण रखने के लिए करता है। और हम वही है जिन्हें लोग विषैले कीड़े के स्वामी कहते हैं। गाये मोबी कहते हैं, मुझे बचपन से बताया गया है कि विष कीट मास्टर्स को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है। क्या आप कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? वेनम बग मास्टर्स के पदानुक्रम में 9 स्तर है और वे हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और इसी प्रकार 9वीं श्रेणी तक। प्रत्येक कक्षा को आगे प्राथमिक स्तर, मध्यवर्ती स्तर, उन्नत स्तर और चरम स्तर में वर्गीकृत किया गया है। कुल मिलाकर 4 उपश्रेणियां हैं। आप सभी नए विषैले कीड़ों के उस्ताद हैं, इसलिए आप सभी पहली कक्षा के प्राथमिक स्तर में हैं। हालांकि
यदि आप में से प्रत्येक व्यक्ति लगन से अभ्यास और प्रशिक्षण करने का प्रयास करे तो आपके कौशल में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और आपके लिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी में पदोन्नत होना भी संभव है। सामान्यतः व्यक्ति अधिकतम प्रथम या द्वितीय श्रेणी तक ही पहुंच सकता है। तीसरे दर्जे की प्रतिभा के लिए आध्यात्मिक सागर आध्यात्मिक क्षेत्र का 40 से 50% स्थान घेरता है। सामान्यतः द्वितीय श्रेणी ही उच्चतम स्तर होता है जहां तक कोई पहुंच सकता है।